अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की क्लास के अंदर हमने नेटवर्किंग सेक्शन डिस्कस करना है कि क्लाउड के अंदर हम नेटवर्किंग किस तरह करते हैं या क्लाउड के ऊपर जो नेटवर्किंग सर्विसेज होती हैं उसका हम यूज़ किस तरह करते हैं और क्यों यूज़ किया जाता है। तो जितनी भी नेटवर्किंग वाली सर्विसेज हैं क्लाउड के ऊपर वो आज हम डिस्कस करेंगे, जिसमें जो मेन चीज़ होती है उनका वीपीसी, वो आज हम पढ़ेंगे। तो वीपीसी पढ़ने से पहले पहले हम कुछ कॉन्सेप्ट्स पढ़ लेते हैं जो ऑन प्रेमिसेस के ऊपर होते हैं। ठीक है। तो ऑन प्रेमिसेस के ऊपर क्या होता है, जिस तरह फर्ज कर लें, एक जगह एक कॉलेज की बिल्डिंग है। ये एक कॉलेज की बिल्डिंग है या कोई कंपनी की बिल्डिंग, कुछ भी समझ लें आप, कॉलेज लेंगे, कॉलेज की बिल्डिंग है। ठीक है। उस कॉलेज के अंदर जो है ना तमाम जितने भी उनके एसेट्स हैं पड़े हुए हैं, उनके जितने भी यहाँ पे फर्ज कर लें सारे उनके कंप्यूटर्स हैं। ठीक है। कुछ यहाँ पे जो जितने भी डिवाइस उनके लगी हुई हैं, प्रिंटर्स, कंप्यूटर, सारे यहाँ पे लगे हुए हैं कॉलेज की बिल्डिंग के अंदर। तो होगा क्या कि वो जो आप जो वहाँ पे कम्युनिकेशन हो रही होगी बिटवीन डिवाइसेस, वो प्राइवेट आईपी के थ्रू हो रही होगी। ठीक है। वहाँ पे प्राइवेट आईपीस का यूज हो रहा होगा, वहाँ पे जो है ना प्राइवेटली कम्युनिकेशन हो रही होगी। तो वो हमारा एक तरह का क्या होता है, इसको हम कहते हैं इस स्ट्रक्चर को लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है। तो ये उनका जो है ना वो लोकल एरिया नेटवर्क है, एक लैन है। इसका मतलब ये है कि कोई भी बाहर से इसको एक्सेस नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि होता ही है कि इन डिवाइसेस के पास समटाइम पब्लिक आईपी भी नहीं होता। अगर पब्लिक आईपी है भी तो आप कुछ फायरवॉल रूल्स ऐसे ऐड किए होते हैं, कुछ ऐसी रिस्ट्रिक्शन लगाई होती हैं कि कोई भी उनको बाहर की दुनिया से एक्सेस नहीं कर पाएगा। इसलिए वो सिक्योर माने जाते हैं, क्योंकि उनको जो भी एक्सेस हो रही है, कम्युनिकेशन हो रही है, विद इन बिल्डिंग हो रही है, विद इन एक नेटवर्क हो रही है, तो इनको अपना नेटवर्क का एक। ठीक है। तो वो भी हमने कल डिस्कस कर लिया था आईपीस वाले सेक्शन के अंदर कि आईपीस क्या होती हैं, नेटवर्क हम किस तरह डिफाइन करते हैं, नेटवर्क होता क्या है, वो सारी चीजें हमने कल पढ़ ली हैं। फिर फर्ज कर लें इसी जो है ना हमारे पास अ, ये कॉलेज है और इसकी एक ब्रांच दूसरी सिटी के अंदर है। ठीक है। इस कॉलेज की एक ब्रांच भी है और वो दूसरी सिटी के अंदर है, या उनका कोई एक हेड ऑफिस है। तो ऑब्वियसली वहां पे भी कुछ डिवाइसेस लगी होंगी, वहां पे कुछ इस तरह के डिवाइसेस, उनके जितने भी एसेट्स हैं यहाँ पे लगे होंगे, और वहां भी जो कम्युनिकेशन हो रही होगी विद इन बिल्डिंग हो रही होगी। तो ये भी उनका एक्चुअली यहाँ पे क्या होगा, ये भी उनका एक तरह का लैन होगा, एक लोकल एरिया नेटवर्क है। ठीक है। तो इसी तरह यहाँ पे मतलब आपस में कम्युनिकेशन हो रही है। अब इसी तरह अगर इन्होंने आपस में कम्युनिकेशन करनी है, अगर इस कंप्यूटर ने इस यहाँ पे कोई फाइल सेंड करनी है, आपस में कम्युनिकेशन करनी है, आपस में सोर्सेज में बात करनी है, तो वहां पे कैसे होगा, वहां पे फिर हमें वैन बनाना पड़ेगा जिसको हम बोलते हैं वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है। एक दो तरीका ये है कि आप इनको तार के थ्रू जोड़ लो। ठीक है। यहाँ से एक जो भी हम इंटरनेट का केबल यूज करते हैं वहां से जोड़ो इनको आपस में। लेकिन ऑब्वियसली बेस्ट सोल्यूशन नहीं होता, अगर तो ये पास पास होंगे तब तो हम एक वायर के थ्रू में जोड़ सकते हैं, तो ऑब्वियसली बहुत दूर होंगे तो वहां पे एक बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन नहीं है कि उनको हम तार के थ्रू जोड़ सकें। तो फिर हम वहां पे क्या करेंगे, राउटर का यूज होता है, और राउटर्स का यूज करते हुए हम अपने नेटवर्क को क्या बना लेंगे, वैन एरिया नेटवर्क बना लेंगे, वाइड एरिया नेटवर्क जिसको हम बोलते हैं। ठीक है। तो जहाँ पे इंटरनेट यूज हो रहा होता है उसको हम वैन बोलते हैं, जहाँ पे तमाम कम्युनिकेशन प्राइवेटली हो रही होती है प्राइवेट आईपीस के थ्रू, उसको हम लैन बोलते हैं, ये भी हमने पढ़ा था। ठीक है। तो फिर एक राउटर के तुम इसको एक्सेस कर पाएंगे आपने इन रिसोर्सेज को। इसी तरह जब हमने, अब फर्ज कर लें हम एक कंपनी है या हम कॉलेज हैं एक, अब अपने क्लाउड के ऊपर जाके आपने डिफरेंट सर्वर बनाने हैं, वर्चुअल मशीन्स बनानी है, हमने बहुत सारा काम करना है, आपने रिसोर्सेज क्रिएट करने हैं। तो वहां पे भी हमें जो ना एक लोकल ही नेटवर्क बनाना है हमने। ठीक है। तो जिस तरह कॉलेज वाला बनाते हैं, क्यों बनाते हैं, ताकि उनके रिसोर्सेज प्रोटेक्टेड रहें, सेफ रहें। इसी तरह हमने अपने रिसोर्सेज को क्लाउड के ऊपर सेव करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए एक लोकल नेटवर्क बनाएंगे क्लाउड के ऊपर, जिसको हम बोलेंगे वीपीसी, वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड का नाम देंगे उसको। ठीक है। और वीपीसी क्या काम करेगा, जस्ट लाइक लोकल नेटवर्क की तरह हमारे लिए काम करेगा। तो हम जो भी सर्वर बनाएंगे, जो भी वर्चुअल मशीन बनाएंगे, हम वीपीसी के अंदर ही बनाएंगे। और अगर दो वीपीसी हैं तो आपके सेम, जो मैंने आपको अभी एग्जांपल दी, दो लोकल नेटवर्क हो गया आपके, अगर आपने उनको कम्युनिकेट करवाना है तो फिर कैसे होगी, वहां पे भी फिर आप जो ना अपना वाइड एरिया नेटवर्क बनाओगे। तो वाइड एरिया नेटवर्क बनाने के लिए फिर हम यहाँ पे एक सर्विस होती है वीपीसी पेयरिंग के नाम से, उसका यूज करेंगे। ठीक है। तो इसको आज हम डिस्कस करेंगे कि वीपीसी एक्चुअली
ये तो हमने पढ़ लिया कि इसको बनाते क्यों। अब हम पढ़ लेते हैं कि इसको होता क्या है और इसको बनाते हैं किस तरह, इसको कॉन्फ़िगर किस तरह करते हैं। जी भाई, यहाँ तक क्लियर है। चलें अब सर। हम यहाँ पे चलते हैं। कोई क्वेश्चन पूछ रहा है यहाँ पे? ਤੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਐ ਨਾ ਆਉਂਦਾ ਵੇ ਤੇ ਆਕੇ ਕੋ ਮੈਂ चलें जी, यहाँ पे पहले डिफरेंस समझ लेते हैं कि हम जिस तरह ऑन प्रेमिसेस के ऊपर डाटा सेंटर बोलते हैं, उसी तरह क्लाउड के ऊपर उसको हम बोलेंगे वीपीसी। वीपीसी हमारा एक तरह का लोकल नेटवर्क होगा, डाटा सेंटर होगा, जहाँ पे हम अपने रिसोर्सेज को रखेंगे। जिस तरह हमारे पास राउटर होता है, ठीक है, ऑन प्रेमिसेस के ऊपर दो अलग अलग नेटवर्क को आपस में जोड़ता है राउटर, इसी तरह हमारे पास यहाँ पे राउटेबल्स होंगे, ठीक है, उसको हम राउटेबल बोलेंगे। जिस तरह हमारे पास यहाँ पे स्विचेस होते हैं, सबनेट्स होते हैं, कि अगर हमने अपने मल्टीपल नेटवर्क को आपस में जोड़ना है, अटैच करना है, तो इसी तरह वहाँ पे उसको हम सबनेट बोलते हैं वीपीसी के अंदर। इसको हम पढ़ेंगे। जिस तरह हमारे पास फायरवॉल होती हैं, हम फायरवॉल वहाँ पे लगाते हैं, कॉन्फ़िगर करते हैं ऑन प्रेमिसेस के ऊपर, इसी तरह क्लाउड के ऊपर उसको हम बोलते हैं सिक्योरिटी ग्रुप एंड एनएसीएल। सिक्योरिटी ग्रुप अलग फायरवॉल है, एनएसीएल एक अलग फायरवॉल है, जो डिफरेंट लेयर्स के ऊपर काम करती है हमारे पास। इसी तरह जिसको हम सर्वर्स बोलते हैं, इसको हम यहाँ पे EC2 बोलते हैं, और हमारा जो मॉडेम होता है इसको हम यहाँ बोलते हैं इंटरनेट गेटवे। ठीक है, तो ये सारे हम जो है ना चीजें होती हैं जिसको हम कंपैरिजन कर रहे हैं कि अगर ऑन प्रेमिसेस के ऊपर इसको ये कहते हैं तो उसको हम क्लाउड के ऊपर क्या बोलेंगे। तो वीपीसी क्या होता है? वीपीसी आपके पास होता है जिसकी फुल फॉर्म होती है वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड, कि हम अपना खुद का एक लोकल नेटवर्क बना रहे हैं, हम खुद का एक प्राइवेट क्लाउड बना रहे हैं क्लाउड के ऊपर जाके। A VPC is a service that you can use to provision logically isolated section of the AWS cloud. The service is called a virtual private cloud और Amazon VPC। ठीक है, इसकी आपको समझ नहीं आई होगी, लेकिन जो मैंने आपको समझाया कि क्यों बनाती हैं, क्या होता है, वही सारा काम VPC का होता है। दिस सर्विस इज कॉल्ड a virtual private cloud और Amazon VPC. With an Amazon VPC, you can launch your AWS resources in a virtual network that you define। और इसका सारा कंट्रोल हमारे पास होता है, क्योंकि हम अपने नेटवर्क को डिफाइन कर रहे हैं, हम अपना नेटवर्क बना रहे हैं, तो इसका सारा कंट्रोल किसके पास होगा? हमारे पास होगा। व्हाट डज इट डू? तो ये क्या करता है? गिव्स यू कंट्रोल ओवर योर वर्चुअल नेटवर्किंग रिसोर्सेज, मतलब सिलेक्टिंग एन आईपी एड्रेस रेंज, क्रिएटिंग सबनेट्स, अगर आपने अपने नेटवर्क को सब नेटवर्क के अंदर डिवाइड करना है, वो सारी चीजें, कॉन्फ़िगर राउट टेबल्स एंड नेटवर्क गेटवेज, इनको भी हम पढ़ेंगे, तो ये सारी चीजें ये आपके लिए करता है। ठीक है, जो हमारा वीपीसी होता है। हम वीपीसी को यूज क्यों करते हैं? तो यहाँ पे बताया गया कि हम वीपीसी को यूज इसलिए करते हैं You can spin up a logical environment of what was previously in a data center with minutes in the cloud। तो आपने obviously जो भी चीज क्रिएट करनी है वो विद इन मिनट्स आप कर सकते हो अपने खुद के डाटा सेंटर के अंदर, virtually प्राइवेट क्लाउड के अंदर। इट इज मोर कॉस्ट इफेक्टिव देन मेंटेन इक्विपमेंट इन अ कंपनी डाटा सेंटर, यू पे फॉर ओनली रिसोर्सेज दैट यू यूज। तो जो वीपीसी होती है ना सर्विस, ये हमारे पास फ्री सर्विस होती है, इसका चार्ज कुछ नहीं होता। अगर आप वीपीसी अकेला बना रहे हो, उसको कॉन्फ़िगर कर रहे हो, तो आपको कोई चार्ज नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आप वीपीसी के अंदर रिसोर्सेज भी यूज करो तो फिर आपको उसका कॉस्ट पड़ेगी, जितने भी आप रिसोर्सेज यूज कर रहे हैं। इट इज डिजाइंड सो दैट कंपनीज कैन माइग्रेट एंड यूज AWS क्लाउड सर्विसेज इजिली। तो वीपीसी का ये भी फायदा होता है कि जब आपने कोई माइग्रेशन सर्विस यूज करनी है, आपने माइग्रेट करना है, तो उसके लिए वीपीसी हमारी बहुत हेल्प करता है। It's secure, scalable, and reliable. It works with many innovative AWS third-party services. You can create multiple VPCs and create test one before they go live। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो? मल्टीपल VPC का भी ऑप्शन होता है, मल्टीपल VPC भी एक रीजन के अंदर बना सकते हो। ठीक है, वो क्यों बनाते हैं उसको देख लेते हैं हम। It has a dedicated AWS account which give you access to AWS cloud। आपका एक VPC एक ही अकाउंट के अंदर बनता है। ठीक है, it belongs to a single AWS region। It can span multiple availability zones। It is logically isolated from other Amazon VPC। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब भाइयों ये है, मैंने आपको बताया था कि डिफरेंट रीजन होते हैं हमारे पास। इसी तरह है ना, हमारे पास यहाँ पे क्या होता है, डिफरेंट रीजन होते हैं क्लाउड के अंदर। जिस तरह फर्ज कर लें, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ
कि मेरे पास नॉर्थ वर्जीनिया रीजन भी है, मेरे पास यहाँ पे ओहायो रीजन भी है, ठीक है, और मेरे पास यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया कोई रीजन भी है, सिडनी रीजन है मेरे पास। तो मेरे पास 3 रीजन है, फर्ज कर लें। तो मैं जो एक वीपीसी बनाऊंगा ना, वो मल्टीपल ऐसा नहीं हो सकता यहाँ से शुरू करूं और यहाँ तक बना लूं अपना पूरा वीपीसी, तीनों रीजन के अंदर एक वीपीसी बना लूं, ऐसा नहीं होगा। ऐसे नहीं बना सकते। आप एक वीपीसी को एक ही रीजन के अंदर बना सकते हैं, ठीक है। इसी तरह ओहायो के अंदर अलग वीपीसी बनेगा, और ऑस्ट्रेलिया रीजन के अंदर अलग वीपीसी बनेगा। तो आपने जिस रीजन के अंदर भी काम करना है उसके अंदर अलग अलग वीपीसी बनेंगे। अगर आप ओहायो के अंदर चाहते हैं मेरे यहाँ पे 2 बन जाए, यहाँ पे आप 2 बना सकते हैं। अगर आप चाहते हैं यहाँ पे 3 बन जाए, यहाँ पे आप 3 वीपीसी बना सकते हैं, ठीक है। तो एक ये बात क्लियर करनी है कि एक वीपीसी एक रीजन के अंदर बनता है, और उस रीजन के अंदर जितने भी अवेलेबिलिटी जोन्स होते हैं, चाहे वो 1 है, चाहे वो 2 है, चाहे वो 3 है, चाहे वो 4 है, वो उन सबको अपनी लपेट में ले लेता है, ठीक है। मतलब इट कैन स्पैन मल्टीपल अवेलेबिलिटी जोन्स, ठीक है। तो एक रीजन के अंदर बनेगा, मल्टीपल रीजन के अंदर स्पैन नहीं करेगा। इसी तरह एक रीजन के अंदर जितने भी अवेलेबिलिटी जोन आ रहे हैं आपके, उन सबको अपने अंदर इंक्लूड कर लेगा, ठीक है। मतलब फर्ज कर लें, ये आपका नॉर्थ वर्जीनिया रीजन है, तो ये आपका रीजन 1 है, सॉरी जोन 1 है, ये आपका जोन 2 है, ये जोन 3 है। आपने जब इस जोन 1 के अंदर कोई सर्वर बनाना है, आपने EC2 मशीन बनानी है, तो आप ये वीपीसी डिफाइन करेंगे। इसी तरह आपने जोन 2 के अंदर कोई वर्चुअल मशीन बनानी है, तो आप फिर भी यही वीपीसी डिफाइन करेंगे, ठीक है। अगर आप कोई और वीपीसी बना हुआ है यहाँ पे, तो आप उसको भी डिफाइन कर सकते हैं, बट बताने का मकसद ये है कि एक वीपीसी मल्टीपल रीजन के अंदर स्पैन नहीं कर सकता, ठीक है, नहीं जा सकता, लेकिन एक रीजन के अंदर जितने भी अवेलेबिलिटी जोन्स आ रहे होते हैं, उन सबको अपने अंदर कवर कर लेता है, ठीक है भाइयों। तो इन 2 पॉइंट्स का ये मतलब है, ये जो 2 पॉइंट्स लिखे हो ना, इट बिलोंग्स सिंगल रीजन एंड इट कैन स्पैन मल्टीपल अवेलेबिलिटी जोन, तो इसका ये मतलब होता है। और यहाँ पे ये भी बता रहा है कि अगर आप एक ही रीजन के अंदर 2 वीपीसी बना रहे हैं, तो वो आपस में आइसोलेटेड होते हैं, ठीक है। इट इज लॉजिकली आइसोलेटेड फ्रॉम अदर वीपीसीज। ये देखिए यहाँ पे वो डायग्राम बता दी गई है कि एक रीजन है, एक रीजन के अंदर आपके 6 वीपीसी बने हुए हैं। तो ये डिपेंड करता है आपके रिक्वायरमेंट के ऊपर, नीड के ऊपर, आप कितने बनाना चाह रहे हैं। अब हो सकता है यहाँ पे जो ना एक कंपनी के अंदर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, और हर डिपार्टमेंट को उन्होंने अलग अलग वीपीसी बना के दिया हुआ है एक रीजन के अंदर, ठीक है। और हर डिपार्टमेंट अपने अपने वीपीसी के अंदर काम कर रहा है, ठीक है। ये उनका स्टेजिंग, ये डेप्थ एरिया है उनका, ये स्टेजिंग एरिया उनका, ये ऑपरेशनल एरिया है। तो इस तरह हो सकता है एक कंपनी की मल्टीपल रिक्वायरमेंट्स हों, तो इसलिए वो मल्टीपल वीपीसी भी बना सकते हैं एक रीजन के अंदर। ये चीज मैंने आपको इसलिए पहले पढ़ा दी थी कल के लेक्चर में, अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो पहले वो देख लें, आईपी वाला, ताकि आपको ये समझने में आसानी हो, ठीक है। क्योंकि जब भी हम क्लाउड के ऊपर नेटवर्किंग पढ़ते हैं, वीपीसी पढ़ते हैं, तो वहाँ पे आईपीस का बहुत कॉन्सेप्ट होता है। हम जब वीपीसी बनाते हैं ना, तो वीपीसी बनाने के बाद उसको एक प्राइवेट आईपी की रेंज देते हैं। क्यों? जिस तरह हमने अभी बात की कि जब हम एक लोकल एरिया नेटवर्क बना रहे हैं, तो उसको एक नेटवर्क तो देंगे ना हम। इसी तरह जब हम वीपीसी, हमारा लोकल एरिया नेटवर्क है, एक वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड है, तो उसको भी एक एक नेटवर्क देंगे, प्राइवेट आईपीस का उसको एक नेटवर्क देंगे, ठीक है। ताकि हमारे जितने भी रिसोर्सेज वीपीसी के अंदर बन रहे हैं, उन सबको एक एक प्राइवेट आईपी मिल जाए। तो जब भी हम वीपीसी बनाते हैं, तो उनको ना हम एक, ये चीज होती है CIDR ब्लॉक। CIDR ब्लॉक का मतलब होता है क्लासलेस इंटर डोमेन राउटिंग ब्लॉक। यहाँ से आप कोई भी एक रेंज लेते हो और अपने वीपीसी को दे देते हो, 10.0.0, यहाँ पे 16 दिया गया है, ठीक है। तो ये आप साइन करते हो अपने वीपीसी को, ताकि उस वीपीसी के अंदर जितने भी रिसोर्सेज बन रहे हैं, उन सबको प्राइवेट आईपी मिल जाए। अच्छा, हमने कल बहुत डिटेल में चीज पढ़ी थी, अब आप मुझे बताएं कि जो स्लैश के बाद 16 है, इसका मतलब क्या होता है? जो स्लैश के बाद 16 है, इसका मतलब क्या होता है भाइयों? इस नेटवर्क में कितने होते हैं? हाँ, हमारा जो एक आईपी होता है, वो नेटवर्क बिट्स प्लस होस्ट बिट्स से मिलके बनता है, हमने कल पढ़ा था। तो स्लैश के बाद वाली वैल्यू डिफाइन करती है कि यहाँ पे नंबर ऑफ नेटवर्क बिट्स कितने हैं। तो यहाँ पे नंबर ऑफ नेटवर्क बिट्स हमारे पास 16 है,
ठीक है। तो अगर नंबर ऑफ नेटवर्क बिट 16 है तो होस्ट बिट कितने हुए जी भाइयों? होस्ट बिट कितने हुए हमारे पास? दो। दो। 60। दो ऑक्टेट हुए ना, दो ऑक्टेट हुए, मैं बिट की बात कर रहा हूँ। तो अगर दो ऑक्टेट हैं तो एक ऑक्टेट के अंदर 8 बिट्स, तो दो के अंदर 16 बिट्स। 16। ठीक है। तो यहाँ से हम ये आइडिया लगा सकते हैं कि मैंने आपको कल भी बताया था कि स्लैश के बाद वाली जो वैल्यू होती है, इससे हम ये आइडिया लगा सकते हैं कि हमें नंबर ऑफ आईपीज कितने मिल रहे हैं। ठीक है। तो वहां पे हम निकाल सकते हैं, कैसे निकालेंगे? टोटल वैल्यू कितनी होती है बिट्स की? 32। 32 में से स्लैश के बाद वाली वैल्यू को माइनस कर दो, जो भी आंसर आएगा 16 आएगा। 16 को 2 की पावर में ले जाओ, आपके पास उतने नंबर ऑफ आईपीज आ जाएंगे। यहाँ पे बता रहे हैं कि अगर 16 को 2 की पावर में लेके जाएं तो हमारे पास 65,536 आईपी एड्रेसेस बनते हैं। इसका मतलब है कि अगर आप अपने वीपीसी को ये रेंज देते हो 10.0.0/16, इमेजिन कर लो, आप कोई और भी दे सकते हैं लेकिन इमेजिन कर लो आप ये देते हो, तो हमें जो आईपी एड्रेस मिलेंगे ना वो इतने मिलेंगे 65,536। मतलब कि हम इतने सर्वर बना सकते हैं अपने, जो है ना वो यहाँ पे इतने बनाएंगे तो नहीं, इससे कम ही बनाएंगे इतने। ठीक है, लेकिन ऑब्वियसली जितने भी रिसोर्सेज बने हुए हैं हमारे वीपीसी के अंदर, उन सबको इतने आईपीज एक एक मिल जाएंगे। ठीक है। अच्छा, अब पहली बात तो ये है कि जब हम वीपीसी बनाते हैं उसको हम एक आईपी की रेंज देते हैं। क्यों देते हैं ये भी मैंने आपको बता दिया। अब जो आईपी की हम रेंज देते हैं ना, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, जो हम आईपी की रेंज देते हैं वीपीसी को, उसकी जो वैल्यू होती है वो मैक्सिमम 16 होनी चाहिए और मिनिमम 28 होनी चाहिए। ठीक है। अगर मिनिमम 28 होगी तो 32 - 28 4 आ गया, 4 को 2 की पावर में लेके जाओ तो 16 आ गया। ठीक है। तो अगर हम /16 लेंगे तो हमें नंबर ऑफ आईपीज इतने मिलेंगे। अगर हम 28 लेंगे वहां पे रेंज, तो हमें नंबर ऑफ आईपीज 16 मिलेंगे। ठीक है। मतलब ये ज्यादा रेंज है, और यहाँ पे जैसे जैसे हम 17 18 19 20 21 की तरफ जाते जाएंगे, नंबर ऑफ आईपीज कम होते जाएंगे हमारे पास। ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि आप 16 से लेके 28 तक कोई भी रेंज दे सकते हो अपने वीपीसी को। 16 17 18 19, 29 नहीं दे सकते और 15 नहीं दे सकते यहाँ पे। ये मैक्सिमम है और ये आपके पास मिनिमम है। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ कि आपने याद रखना है कि जब हम वीपीसी बनाते हैं तो उसको एक सीआईडीआर देते हैं, सीआईडीआर ब्लॉक देते हैं, एक प्राइवेट आईपी की रेंज देते हैं। तो वो जो प्राइवेट आईपी की रेंज है उसकी एक लिमिटेशन है कि जब भी आपने उसको यूज करना है, या तो स्लैश के बाद वाली वैल्यू 16 होगी या 17 होगी, और 28 तक जा सकती है, 28 से आगे नहीं जा सकती, और 16 से पीछे नहीं आ सकती। ठीक है। 16 और 28 के दरम्यान में रहेगी। ठीक है भाइयों। द एड्रेस रेंज ऑफ वीपीसी कैन नॉट बी चेंज आफ्टर वीपीसी क्रिएटेड होवर सेकेंडरी वीपीसी। अगर फर्ज कर लें आपने कोई रेंज दे दी, ठीक है, आप देखें, आपने ये रेंज दे दी 10.0.0.0.28 दे दी, इसका मतलब कि आपके पास नंबर ऑफ आईपी कितने बचे? 16 मिलेंगे आपको। लेकिन फर्ज कर लें आपने 60 नंबर ऑफ आईपीज आपको मिलेंगे, तो अगर आपने यहाँ पे कोई 50 सर्वर बनाने हैं तो नंबर ऑफ आईपीज कम पड़ जाएंगे। इसी तरह है कि नहीं? ठीक है। तो अगर आपने उस पीपीसी के अंदर 50 सर्वर बनाने हैं तो आपको 16 आईपी मिलेंगे, क्योंकि आपने यही रेंज यूज की है। तो वो कह रहे हैं कि आप इसको चेंज तो नहीं कर सकते, लेकिन आप बाद में इसको सेकंड कोई नेटवर्क दे सकते हो। ठीक है, कोई और उसको नेटवर्क दे सकते हो। ठीक है भाइयों, यहाँ तक क्लियर है आपको? अगर तो वहां पे आपने कोई रेंज ले ली है और वहां पे आपके नंबर ऑफ आईपीस कम पड़ गए, तो फिर आप उसको क्या दे सकते हो? एक सेकेंडरी वीपीसी सीआईडीआर, एक अलग से कोई नेटवर्क दे सकते हो। तो वो आप, लेकिन उसको चेंज नहीं कर सकते। अब आप इसको 28 को 27 नहीं कर सकते, 25 नहीं कर सकते, इस तरह आप उसको चेंज नहीं कर सकते। तो ये कुछ प्राइवेट आईपी की रेंज होती है जो हम देते हैं। आप 10 की वैल्यू को यूज कर सकते हैं, आप 172 को यूज कर सकते हैं, आप 192 को यूज कर सकते हैं। इस तरह यहाँ पे हमारे पास कुछ वैल्यूज होते हैं क्लाउड के ऊपर। जिस तरह हमने बात की थी कि हमारे पास जितने भी क्लासेस होती हैं, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी होती हैं, वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे हर क्लास के अंदर एक स्पेसिफिक रेंज को प्राइवेट आईपी के लिए रिजर्व कर दिया गया है। इसी तरह क्लाउड के ऊपर भी जो आपको सीआईडी वैल्यू मिलती है वो आप
कोई भी यूज कर सकते हो, 10 की वैल्यूज यूज कर सकते हो, 172 यूज कर सकते हो, 192 भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। ठीक है, और यहाँ पे देखें जो आपको स्मॉलेस्ट परमिटेड ब्लॉक साइज इज 28 है एंड लार्जेस्ट इज 16 है। ठीक है, तो ये क्यों होता है ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अच्छा, यहाँ पे एक तो मैंने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये बता दिया कि उसकी मैक्सिमम रेंज क्या होनी चाहिए, उसकी मिनिमम रेंज क्या होनी चाहिए। ठीक है, दूसरा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप ये समझ लें, विद इन ईच सबनेट सी ए डियर ब्लॉक, सबनेट क्या होता है उसको पढ़ेंगे। AWS रिजर्व द फर्स्ट 4 IP एड्रेसेस एंड द लास्ट IP एड्रेसेस। ठीक है, मतलब फर्ज कर ले आपने VPC बनाया है, उसको आपने कोई रेंज दी है VPC को, ठीक है, कोई प्राइवेट IP की, तो उसमें से जो 5 IPs होते हैं ना उसको आप यूज नहीं कर सकते उस रेंज में से। ठीक है, 5 IP को आप यूज नहीं कर सकते। एक फर्स्ट IP जो उसका नेटवर्क को डिफाइन करता है, और एक उसका मतलब पहले 4 IP उस नेटवर्क के और लास्ट IP उस नेटवर्क का, इसको आप यूज नहीं कर सकते, किसी को साइन नहीं कर सकते किसी सर्वर को। ठीक है, ये रिजर्व हो जाता है फॉर स्पेशल पर्पज। जिस तरह 10.0.0 ये उसका नेटवर्क होता है, नेटवर्क को ये स्पेसिफाई करता है। 10.0.1 ये VPC राउटर को चला जाता है। 10.0.2 ये DNS सर्वर को मिल जाता है जो हमारे VPC के अंदर ही काम कर रहे होते हैं वर्चुअली। 10.0.3 ये इसको रिजर्व कर लिया जाता है फ्रॉम AWS फॉर फ्यूचर यूज। ठीक है, अगर कहीं फ्यूचर में जरूरत पड़ी तो इसको फिर यूज किया जाता है, तो ये रिजर्व कर लिया जाता है बाय AWS। फिर एक लास्ट होता है, वो आपको पता है ब्रॉडकास्ट होता है, तो उसको भी हम यूज नहीं कर सकते। तो आप जब भी कोई IP रेंज देते हैं तो उस नेटवर्क में से आप कभी भी 5 IP का यूज नहीं कर सकते, एक पहले 4 और एक लास्ट वाला 5। ठीक है, अब आपको समझ आई यहाँ पे 16 क्यों है, 28 क्यों है। यहाँ पे अगर 29 कर दूंगा तो वैल्यू क्या बचेगी। जी भाइयों, अगर मैं यहाँ पे 29 कर दूंगा, /29। 3 बच जाएगी ना मेरे हाँ। पास। ठीक है, और 2 की पावर 3 करूँ तो क्या आएगा, 8 आएगा। तो 8 में से 5 तो रिजर्व हो जाएंगी IPs, बाकी कितनी बच गई, 3। तो 3 बहुत कम है हमारे पास, इसलिए वो कहते हैं इतनी कम भी आपने जो है ना वो यूज नहीं करनी। तो इसलिए जो मिनिमम है वो हमारे पास 28 ही रहेगी। यहाँ पे हमें मैक्सिमम जो नंबर ऑफ IPs मिलेंगे 16 मिलेंगे। 16 में से 16 में भी 5 हम यूज नहीं कर सकते, पीछे 11 बच गए, और 11 को आप यूज कर सकते हो। ठीक है, तो इसलिए उन्होंने यहाँ पे लिमिट ली हुई है। VPC कुछ कंपोनेंट होते हैं भाइयों, जिस तरह आपको याद है जब हमने फर्स्ट क्लास के अंदर, सेकंड क्लास का हमने EC2 पढ़ा था, मैंने आपको बताया था EC2 बनाने के लिए कुछ स्टेप्स होते हैं, कुछ कंपोनेंट होते हैं, उनको पहले हमें बनाना पड़ता है। जिस तरह हमने AMI चूज करनी होती है, इंस्टेंस टाइप चूज करना होता है, स्टोरेज, फिर हमारा एक EC2 बनता है। इसी तरह जब आपने VPC बनाना है ना, तो VPC बनाने के लिए हमारे पास ये सारी चीजें हमें देखनी पड़ती हैं। ये सारी चीजें बनानी पड़ती हैं कि VPC बना के उसके बाकी कंपोनेंट होते हैं कि आपने VPC क्रिएट कर लिया, इंटरनेट गेटवे बनाना पड़ता है, हमें नेट गेटवे बनाना पड़ता है, हमें उसकी राउटिंग करनी पड़ती है, उसके राउटर बनाने पड़ते हैं, हमें पब्लिक एंड प्राइवेट सबनेट बनाने पड़ते हैं, सिक्योरिटी ग्रुप, NACL, ये सारे उसके कंपोनेंट होते हैं। जब तक सारी चीज़ें नहीं बनेगी हमारा VPC कंप्लीट नहीं होगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं होता कि आप VPC सिंपली बना दो और आपका काम खत्म हो गया। तो ये सारे काम होते हैं जो हम सीखेंगे अपने आने वाले अपने क्लासेस के अंदर, कि हम ये सारे काम किस तरह करेंगे। ठीक है, तो हम VPC बना के उसके जो बाकी कंपोनेंट है वो भी हम कॉन्फ़िगर करेंगे, फिर हमारा VPC बनेगा। ठीक है, तो हम इसको जरा एक ओवरव्यू कर लेते हैं कि क्या चीज़ होती है। VPC क्या होता है, VPC हमारा एक तरह का एक वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड होता है, एक वर्चुअल नेटवर्क होता है जिसको हम यूज करते हैं अपने रिसोर्सेज को रखने के लिए। अच्छा, मैं इसकी एक एग्जांपल VPC की एक और देता हूँ एग्जांपल। मैं जब भी पढ़ाता हूँ ना तो VPC में एक एग्जांपल समटाइम स्टूडेंट को ये भी देता होता हूँ कि फर्ज कर लें आपने जो है ना आपने जो है ना एक शिफ्ट होना है नई जगह के ऊपर, अपने कोई घर नए घर में अपने शिफ्ट होना है कहीं पर। ठीक है, आपने घर लेना है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले ना देखेंगे कोई स्पेस या कोई जो ना प्लॉट वगैरह देखेंगे, मुझे कौन सा प्लॉट पसंद है।
तो फर्ज कर लें आपको जो ना कोई प्लॉट पसंद आ जाता है, ठीक है। तो अगर आपको प्लॉट पसंद आ गया है तो ऑब्वियसली वहां पे आप डायरेक्टली जाके शिफ्ट नहीं होंगे, ठीक है। जिस तरह आप फर्ज कर लें ये प्लॉट है, एक मिनट, फर्ज कर लें ये उसकी बाउंड्रीज हैं, ये प्लॉट है, ठीक है। अब आप यहाँ पे जाके डायरेक्टली अपने घर का सामान ही रखेंगे जाके, ठीक है। पहले क्या करेंगे, एक नक्शा तैयार करवाएंगे, उसका एक पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे, फर्स्ट बिल्डिंग, सेकंड फ्लोर, वो सारा कुछ आप बनाएंगे। उसके बाद अपने घर का सामान यहाँ पे शिफ्ट करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि आप खाली प्लॉट के अंदर जो ना आपने ला के फ्रीजर भी रख दिया, टीवी भी रख दिया, सारा घर का सामान रख दिया यहाँ पे, ऐसा तो नहीं होगा। ऐसा क्यों नहीं होगा? अगर ऐसा हो जाए तो क्या हो, अगर ऐसा होगा तो हमारे जो रिसोर्सेज यहाँ पे पड़े होंगे, ठीक है, वो प्रोटेक्टेड नहीं होंगे, वो सेफली यहाँ पे नहीं प्लेस होंगे। बाहर से कोई भी उनको आके उठा के लेके जा सकते हैं। हम क्या कर रहे हैं घर के अंदर सारे बाहर से देख सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे सिक्योर नहीं है, प्रोटेक्टेड नहीं है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले वहां पे वॉल्स क्रिएट करेंगे इर्द गिर्द, ठीक है। हम यहाँ पे क्या करेंगे, वॉल्स क्रिएट करेंगे ताकि हम सिक्योर हो जाएं जरा। वॉल्स क्रिएट करने के बाद पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे, ठीक है। फर्स्ट बिल्डिंग बनाएंगे, सेकंड फ्लोर बनाएंगे, ग्राउंड फ्लोर, सारी चीजें बनाएंगे। फिर हम प्रॉपरली वहां पे शिफ्ट हो जाएंगे। इसी तरह क्लाउड के ऊपर जब आपने कोई भी रिसोर्सेज यूज करना है, आपने कोई वर्चुअल मशीन बनानी है, कोई भी अपने रिसोर्स यूज करना है, तो आप डायरेक्टली जाके उसको पब्लिकली नहीं रख दोगे कि मेरा EC2 मैंने बना लिया है, मैं इसको ऐसे जाकर रख दूं, नहीं, ऐसा नहीं होगा। उसको सिक्योर करने के लिए हम यहाँ पे VPC बनाते हैं। आप EC2 यूज कर रहे हैं, कोई भी वो सर्विस यूज कर रहे हैं, तो उसको सिक्योर करने के लिए हमें VPC सर्विस दी जाती है कि आप इसका यूज करें, ठीक है। तो VPC को पहले हम क्रिएट करते हैं, उसके अंदर अपने रिसोर्सेज रखते हैं ताकि हम सिक्योर रहें, प्रोटेक्टेड रहें, बाहर से कोई ये ना देख पाए कि हम क्या कर रहे हैं, हम किस तरह चीज़ों को लेके चल रहे हैं, वो सारी चीज़ें, ठीक है। तो ये भी एक समझने में एक अच्छी एग्जाम्पल है। मैं ये भी समटाइम एग्जाम्पल दे देता होता हूँ स्टूडेंट्स को, ठीक है। तो ये तो थी बेसिक एग्जाम्पल, लेकिन टेक्निकली मैंने आपको पहले बता दिया कि हमारा क्या होता है, एक तरह का लोकल नेटवर्क होता है। इंपॉर्टेंस कॉन्सेप्ट यहाँ पे देख लेते हैं। CIDR ब्लॉक होता है हमारे पास, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, CIDR क्या होता है, अब प्राइवेट रेंज होती है ऑफ प्राइवेट आईपीस। अब प्राइवेट रेंज होती है आईपीस की, जिसको हम यूज करते हैं अपने VPC को देने के लिए। और एग्जाम में आपसे भी पूछा जाता है कि उसकी मैक्सिमम रेंज क्या होगी या उसकी मिनिमम रेंज क्या होगी, ठीक है। तो मैक्सिमम 16 होगी और उसकी जो मिनिमम रेंज होगी वो 28 होगी। क्यों होगी वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ आईपीस हम निकाल सकते हैं। 32 में से आप इनको माइनस करेंगे तो आपके पास उतने नंबर ऑफ आईपीस आ जाएंगे। फिर हम क्या करते हैं, हम सबनेट क्रिएट करते हैं वहां पे। सबनेट क्या होते हैं, इसको हम इस तरह समझ लेते हैं कि अगर हमारा कोई नेटवर्क है, आपने अपने नेटवर्क को सब नेटवर्क के अंदर डिवाइड करना है, ठीक है। कुछ को आपने पब्लिक करना है, कुछ को आपने प्राइवेट करना है। तो वहां पे आप क्या करते हो, उसको डिवाइड कर देते हो अपने नेटवर्क को। इसी तरह हमारा VPC एक नेटवर्क है, तो उसको हम डिवाइड कर देते हैं वर्चुअली, तो उसको हम बोलते हैं सबनेट, ठीक है। तो सबनेट में क्या होता है, एलोकेट रेंज ऑफ आईपी एड्रेस विद इन योर VPC। हम अपने नेटवर्क को डिवाइड कर देते हैं। तो डिवाइड करने से क्या होता है कि अगर मेरा ये VPC है, ठीक है, इस VPC के अंदर क्या होगा, इस VPC के अंदर ना इसको मैं डिवाइड कर दूंगा। डिवाइड मैं इस तरह करूंगा कि फर्ज अगर मैंने इस तरह डिवाइड कर दिया इसको, इस तरह, और मैं कहता हूँ कि ये मेरा प्राइवेट पार्ट है, ठीक है, और ये मेरा पब्लिक पार्ट है। तो मैंने अपने नेटवर्क को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया, एक प्राइवेट और एक पब्लिक, और इसको हम क्लाउड के ऊपर बोलते हैं प्राइवेट सबनेट, और इसको हम बोलते हैं पब्लिक सबनेट। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि हमारा जो ये वाला सेक्शन होगा ना पब्लिक, इसको हर कोई एक्सेस कर सकता है इंटरनेट से आके, जिस चीज को हमने एक्सेस दी होगी। लेकिन यहाँ तक कोई नहीं जा सकता क्योंकि ये प्राइवेट होता है। यहाँ पे सिर्फ ऑथोराइज पर्सन ही जा सकते हैं, या हम जा सकेंगे यहाँ पे, ठीक है। जिस तरह बहुत सारी कंपनीज होती हैं, उनकी जो डेटाबेसेस होती हैं वो उनके प्राइवेट सबनेट के अंदर पड़ी होती हैं, ठीक है। तो प्राइवेट सबनेट के अंदर जितने भी आपके रिसोर्सेज होते हैं उनको पब्लिक आईपी नहीं मिला होता, वो सिक्योरली आप उनसे कम्युनिकेशन करते हो, ठीक है। अगर उनको पब्लिक आईपी नहीं मिला तो ऑब्वियसली वो इंटरनेट पे नहीं जा सकते, ना कोई इंटरनेट से उसको एक्सेस कर सकता है, ठीक है। तो इसलिए हम उसको सिक्योर तरीके से महफूज रखने के लिए अपने डाटाबेसेस को या इस तरह की चीज़ों को, सर्वर्स को, उसको प्राइवेट सबनेट के अंदर रखते हैं।
ठीक है, तो हम इस तरह अपने वीपीसी को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, एक पब्लिक सबनेट हमारा होता है और एक होता है प्राइवेट सबनेट। आप मल्टीपल पब्लिक सबनेट बना सकते हो, जिस तरह मैं यहाँ पे ये भी पब्लिक बना देता हूँ। ठीक है, और इसको मैं लगा के इसको प्राइवेट बना देता हूँ, तो आप मल्टीपल भी पब्लिक और प्राइवेट यहाँ पे बना सकते हैं। ठीक है, फिर हमारा आता है राउट टेबल। राउट टेबल क्या काम करता है, ऑल्सो नोन एज राउट्स। यहाँ पे हम राउटिंग डिफाइन करते हैं। अगर हमने सबनेट बना दिए हैं, तो कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे जो सोर्सेज पड़े हुए हैं वो इंटरनेट पे जा सकते हैं, और जहाँ पे जो सोर्सेज पड़े हैं वो इंटरनेट पे नहीं जा सकते, ये कैसे पता चलेगा? उसके लिए फिर हम यहाँ पे क्या करते हैं, राउटिंग करते हैं उनकी। ठीक है भाइयों, उनकी भाइयों हम क्या करते हैं, राउटिंग करते हैं। तो उसके लिए हम राउट टेबल्स क्रिएट करते हैं। तो वो सारे काम, ये सारी चीजें हम प्रैक्टिकली भी करके देखेंगे। मैं आपको लैब, इसकी दो तीन लैब्स हैं, हम उसको प्रैक्टिकली भी करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल मैं आपको उसकी थ्योरी समझा रहा हूँ। फिर होता है इंटरनेट गेटवे। इंटरनेट गेटवे क्या होता है? इंटरनेट गेटवे जो है ना, पहले मैं आपको बेसिक एग्जांपल समझाता हूँ कि इंटरनेट गेटवे क्या होता है। कि फर्ज कर लें, ये एक घर है। ठीक है, अब घर के अंदर कुछ लोग हैं और घर के बाहर कुछ लोग हैं। अब बाहर के लोगों ने घर के अंदर आना है, घर के अंदर ने लोगों ने बाहर जाना है, तो उसके लिए क्या शर्त है उसके लिए कि वो जा सकेंगे? ऑब्वियसली वहां पे अगर कोई एंट्रेंस गेट होना चाहिए उस घर के अंदर। ठीक है, जहाँ से वो एग्जिट भी करें, एंटर भी हो सकें लोग। एंट्रेंस गेट होता है ना घर का, एक मेन गेट होता है। इसी तरह जो वीपीसी होता है ना, वीपीसी के अंदर हमारे सारे रिसोर्सेज पड़े हुए हैं, पब्लिक के अंदर, प्राइवेट के अंदर। अब जो इंटरनेट से ट्रैफिक आती है, उसने वीपीसी के अंदर जाना है, तो वीपीसी के अंदर जाने के लिए कोई रास्ता तो होना चाहिए यहाँ पे। जिस तरह घर का रास्ता होता है, यहाँ पे मेन गेट लगा होता है, इसी तरह वीपीसी का भी मेन गेट होता है। तो उसको हम बोलते हैं, यहाँ पे एक गेट बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं इंटरनेट गेटवे, जहाँ से बाहर की ट्रैफिक अंदर आ सकती है और अंदर की ट्रैफिक बाहर इंटरनेट पे जा सकती है। ठीक है, अगर गेटवे नहीं बनाएंगे तो हम बेशक इसको पब्लिक आईपी मिला हुआ है, यहाँ पे कोई सर्वर पड़ा हुआ है, पब्लिक आईपी अगर मिला भी हुआ है, तो उसको हम कभी भी इंटरनेट से एक्सेस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ट्रैफिक वीपीसी के अंदर एंटर ही नहीं हो सकेगी। तो इसलिए वीपीसी के अंदर एंटर होने के लिए या एग्जिट होने के लिए हम यहाँ पे गेट लगाते हैं, जिसको हम बोलते हैं इंटरनेट गेटवे, और उसकी शॉर्ट फॉर्म होती है IGW। ठीक है, और वीपीसी एंड पॉइंट्स होते हैं, इसको हम लास्ट पे जाके पढ़ेंगे। ये हमारे इसको हम फॉर सिक्योर कम्युनिकेशन के लिए यूज करते हैं। इसको डिस्कस हम बाद में करेंगे। जी भाइयों, तो मुझे यहाँ तक बता दें, क्लियर है? एनी क्वेश्चन यहाँ तक?